Hello, welcome back to you in this physics lecture. Today student we are going to learn itself about technical terms related to a machine. ठीक है, तो मशीन से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, व्हाट डज दिस स्टैंड्स फॉर, सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. So for this student I have taken a simple machine. So here it is a lever. Okay, so lever is what? A straight rod or either a bent rod which is pivoted at a point. So this is the fulcrum which I have taken over here. Okay, so now with the help of this that I'm going to make you clear about the terms which is related to this machine. Okay, so first student that I have considered a heavy object which is placed on this machine. ठीक है, here I have considered a heavy object, so that I want to lift it up with the help of this lever. ठीक है, तो लीवर क्या थी, एक मशीन है, तो मशीन की हेल्प से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना चाह रहा हूँ. आई वांट टू लिफ्ट इट अप और आइदर आई वांट टू डिस्प्लेस इट. ठीक है, सो देयरफॉर स्टूडेंट व्हाट आई विल कॉल दिस. ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया जाए, विच इज प्लेस्ड ऑन द मशीन एंड विच विल बी डिस्प्लेस बाय द मशीन. ठीक है, तो जिसको मशीन जो है डिस्प्लेस करने वाली है, लिफ्ट करने वाली है. सो दिस इज सेड टू बी लोड. इसको क्या बोला गया है, लोड. ठीक है, तो हमारे पास जनरली व्हाट इज द मीनिंग फॉर लोड. तो लोड को स्टूडेंट हमने कैपिटल एल से लिखना है. तो लोड का मतलब हो गया हमारे पास दैट इट इज व्हाट, इट इज हैवी ऑब्जेक्ट or either that weight that needs to be shifted or either we want to lift it by machine. Okay, so this is said to be and this load. ठीक है, तो लोड क्या हो गया, ये कोई भी हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट है जो मशीन की हेल्प से हम डिस्प्लेस या लिफ्ट करने वाले हैं. ठीक है, नाउ ओवर देयर स्टूडेंट, अगर मैंने इसको अपवर्ड लिफ्ट करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, सो व्हाट आई नीड टू अप्लाई एट द अदर एंड ऑफ दिस लीवर. सो एट दिस एंड यू विल फाइंड दैट वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स. ठीक है, सो दिस फोर्स दैट विच इज अप्लाइड एट दिस एंड, तो ये किस तरफ हम अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे. जब ये नीचे की तरफ अप्लाई होगा तो ये किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ जाएगा. तो इसलिए दिस फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अस ऑन द मशीन टू लिफ्ट अप दिस लोड. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कॉल दिस इज एज एफर्ट. तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, एफर्ट. तो एफर्ट को हम क्या करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास एफर्ट इज व्हाट, so we are going to say that it is what, a force applied on machine to overcome the load. ठीक है, तो machine to move or lift this load. ठीक है, तो जो लोड है उसको अगर हमने क्या करना है, मूव करना है या फिर लिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उस मशीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, तो इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, एफर्ट का नाम दिया. नाउ स्टूडेंट यू विल नोट ओवर हियर द पॉइंट वेयर दिस देयर इज दिस फल्क्रम, आई एम सपोजिंग इट एज दिस पॉइंट इज ओ. ठीक है, तो नाउ लेट अस टू चेक ओवर हियर, इस ओ से ये जो एल था, ये जो लोड था, ये कितनी दूर है, the distance at which this load is from that fixed point. Okay, so a name is given to it and this is said to be load arm. तो यहाँ पर मैंने लिखा O से L. ठीक है, so what we are going to call it is as load arm. तो लोड आर्म होता क्या है, तो हमारे पास या तो जनरली आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास फलक्रम में फिक्स पॉइंट से लोड का डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोड आर्म. ठीक है, या फिर आप बोलेंगे इसको दैट इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस लोड एंड फिक्स पॉइंट. So fixed point or either you will say that it is this fulcrum. Okay, so this is that we are having over here, load arm. Now the next you will note over here student, there is this distance of effort from the fixed point. तो effort उस fixed point से कितने दूर है, so what you will call this, so this is said to be our effort arm. What we are going to call it is as effort arm. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टू नोट इट डाउन अगेन. व्हाट हाउ यू विल डिफाइन दिस वन, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विच इज बिटवीन दिस एफर्ट वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई एंड दैट पॉइंट
which is fixed point about which that machine is going to move. ठीक है, so there is that fixed point, fulcrum. Okay, so that's we discuss over here about of that load and effort. तो load हो गया anything which we want to displace with the help of a machine, and to displace it we are going to apply effort. Okay, and that distance at which they are going to lie from the fixed point we call them as load arm and effort arm. Okay, now student, let us look over here that it is regarding to mechanical advantage. मैकेनिकल एडवांटेज, तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज को स्टूडेंट हम एम ए यानी कि कैपिटल एम और कैपिटल ए से लिखते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज. ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट जो वैसे बेसिकली अगर हम बात करें मशीन को, जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे. किस लिए यूज़ करते हैं हम मशीन? सो दैट वी कैन डू अवर वर्क ईजिलियर. मतलब कि या तो हम उससे स्पीड गेन कर सकें, फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है, या फिर फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकें. ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट वो सारी चीज़ें दैट वी कैन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज की जो मशीन है वो जनरली कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू से दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस mechanical advantage. So it will help us to measure the force amplification. How much is that force amplified with the help of that tool which is used by us. तो जो हमारे पास टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी हेल्प से जो फोर्स है उसको कितना मतलब कि हमने इंक्रीज किया है. ठीक है, तो चेंज किया है, जनरेटिव से चेंज किया है. ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है मैकेनिकल एडवांटेज. और इसको आप स्टूडेंट अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हो. मैकेनिकल एडवांटेज इट इज सेड टू बी द रेशियो ऑफ लोड टू दैट एफर्ट. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. क्या है? रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, लोड टू द एफर्ट. सो वी आर गोइंग टू से दैट्स वन इज दिस एज मैकेनिकल एडवांटेज. ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज से आपको क्या मिलने वाली है कि वो मशीन कितनी फोर्स एम्पलीफिकेशन कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कौन सा फंक्शन करने वाली है. ठीक है, सो स्टूडेंट ओवर हियर इफ आई विल चेक दैट फर्स्ट कि इसकी यूनिट क्या होंगे. सो यू विल फाइंड दैट लोड और एफर्ट दोनों सेम यूनिट में आने वाले हैं, तो इसलिए दोनों कैंसिल करेंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी हमारे पास. अब स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास देखो ना लोड न्यूमरेटर है और एफर्ट डिनोमिनेटर है. तो हमारे पास ऐसा तो हो सकता है ना कि ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, या फिर ये लोड बड़ा हो और एफर्ट छोटा हो, या फिर हमारे पास लोड छोटा हो और एफर्ट ज़्यादा हो, है ना. सिचुएशन को समझे हम थोड़ा सा. मतलब कि क्या कह रहे हैं हम कि ऐसा तो हो सकता है ना कभी कि हमारे पास जितना हम मतलब कि लोड उठाना चाह रहे हैं उतना ही हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा हो. ठीक है, जैसे आपने एक बैग को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाना है तो जितना उसका वेट है उतना ही आपको क्या करना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना. तो इस तरह से मतलब कि हमारे पास अगर सिचुएशन बनती है कि लोड और एफर्ट एक बराबर होंगे तो देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज उस सिचुएशन में क्या बनेगा. सो यू विल फाइंड ओवर देयर स्टूडेंट कि ये दोनों बराबर हैं तो कट होने पर ये तो 1 हो जाएंगे. तो इसलिए ये जो मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, इस मशीन का फंक्शन होता है दैट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो ये मशीन क्या कर रही है, जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को बदल रही होती है. ठीक है, बदलने का मतलब क्या हो गया था, आपको बताया था ना एक पुल्ली. ठीक है, तो ये पुल्ली जो था वो फिक्स किया गया था, इसके ऊपर से एक रोप क्रॉस कर रहा था, इधर हमने एक लोड रखा था और इधर हम क्या कर रहे थे, एक एफर्ट अप्लाई कर रहे थे. अगर हम एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे थे तो लोड किस तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ. तो स्टूडेंट इसमें जितना लोड है उतना ही आप एफर्ट लगा रहे हो. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ओनली आप क्या कर रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन को ही बदल पा रहे हो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी में अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सेकंड पॉइंट, तो इसमें हमारे पास ऐसा हो सकता है स्टूडेंट कि आप क्या करें, एफर्ट कम लगाएं लेकिन लोड आप बहुत ज़्यादा उठा लें. जैसे आपने देखा होगा जेसीबी में तो कई टन मतलब कि आप क्या कर सकते हो, लोड को उठा सकते हो. ठीक है, और उसमें क्या करना होता है, ड्राइवर तो बहुत छोटी सी एफर्ट लगा रहा होता है ना. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ
कि इसका मतलब हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है स्टूडेंट, इसमें क्या हो जाएगा, दैट इट विल यू विल फाइंड लोड बड़ा है एफर्ट छोटा है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ही सपोज करने, लोड हमारे पास 10 न्यूटन है और एफर्ट आप कितनी लगा रहे हो, 2 न्यूटन की लगा रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या हो जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज स्टूडेंट 10/2 यानी कि 5 न्यूटन। तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ ना, तो इसलिए हमारे पास क्या लिखा मैंने, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हो गया, दैट दिस मशीन मल्टीप्लाइज द फोर्स। तो ये मशीन क्या कर रही है, फोर्स मल्टीप्लाई कर रही है, हमारे जो फोर्स है उसको इंक्रीज कर रही है, फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग विच वी आर हैविंग ओवर हेयर, अब हम थर्ड की बात करते हैं। व्हाट इज दिस थर्ड थिंग, सो ओवर हेयर स्टूडेंट नाउ वी आर टेकिंग दैट दिस लोड कैन बी लेस देन दैट ऑफ एफर्ट। मतलब कहने का कि हमें एफर्ट, लोड जो था वो बहुत कम था, लेकिन उसको उठाने के लिए हमने एफर्ट बड़ा ज़्यादा लगा लिया, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ऐसा तब हो जाता है जब फ्रिक्शन वगैरह लग जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास ऐसा हो जाता है कि जैसे एग्जांपल में हम बात करें ना, एफर्ट मतलब कि जैसे मैंने लोड, यही एग्जांपल जो प्रीवियस लिया था, ये 10 न्यूटन का था, लेकिन उसको उठाने के लिए मैंने क्या किया, 15 न्यूटन लगा लिया, लेट मी टू सपोज ओवर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 15 न्यूटन लगा लिया। तो क्या हुआ, एफर्ट बड़ा लगाया और लोड कम उठाया, है ना। तो इसलिए मेरे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको फार्मूले में पुट करके देखें तो लेस देन 1। तो ऐसी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है, सो दिस इज यूज्ड फॉर गेन इन स्पीड। सो इम्पॉर्टेंट टू नोट ओवर है स्टूडेंट कि हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो ओवर देयर दैट equal to 1 change the direction of the force और greater than 1 force multiplier and less than 1 gain in speed आता है, ठीक है। now student we are looking over here the next which is regarding to the machine, it is said to be velocity ratio, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं बात वेलोसिटी रेशियो के बारे में। तो वेलोसिटी रेशियो मीन्स v को v से मतलब कैपिटल V से और रेशियो को r से, ठीक है। तो वी आर वेलोसिटी रेशियो स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हम जस्ट नोट करें, जैसे मान लो मेरे पास क्या था, ये यहाँ पर लीवर, ठीक है, ये हमने इनिशियली सपोज किया, ये मेरे पास लीवर की पोजीशन है, यहाँ पर ये फलक्रम लगा था और यहाँ पर रखा था इसके ऊपर एक लोड, और इस लोड को उठाने के लिए मैंने क्या किया, इस जगह पे एक एफर्ट लगाया, है ना, ये एफर्ट लगाया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एफर्ट लगाया तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला साइड नीचे हो जाएगा और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पर शो कर दिया थोड़ा सा डॉटेड लाइन के साथ कि ये इस तरह से जो है मेरे पास शिफ्ट हो गए। सो दिस इज दैट ओवर है, ठीक है। तो ये जो लोड है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है और जो हमारे पास एफर्ट है वो ये नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है, ये वाली साइड एफर्ट की वजह से। सो यू विल नोट ओवर हियर स्टूडेंट कि यहाँ से इसने क्या किया, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट की है, लोड ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। और यहाँ पर एफर्ट ने भी क्या किया, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर ली, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो अब एक बात देखो, डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, डी से लिख रहा हूँ और लोड को हम कैपिटल एल से लिखते, तो सबस्क्रिप्ट बनाया मैंने। ऐसे नहीं करना आपने कि ये डी एल ऐसे लिख दिया, ये गलत बात, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ये डी और सबस्क्रिप्ट जो है हमारे पास वो एल लगाना है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। नाउ ओवर हियर ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज दैट एफर्ट हैज डिस्प्लेस्ड, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इसको नाम दिया जाएगा। सो इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो इसको डिस्प्लेसमेंट को डी से और एफर्ट को ई से, तो ये इस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बन गई, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड ओवर हियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो लोड है ये अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, उसी वक्त हमारे पास क्या हो रहा है, ये एफर्ट नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि सेम टाइम में दोनों एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। ये अपवर्ड जा रहा है और उसी वक्त ये नीचे जा रहा है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया लेट
टी विद द टाइम, टी विद द टाइम, ठीक है, फॉर विच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। तो हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये चलती हैं, टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो टाइम टी सपोज कर लिया। तो स्टूडेंट इसमें हमने चेकआउट करना है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है एक्चुअल में। रेशियो ऑफ वेलोसिटीज क्या है, ये रेशियो ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इट इज सेड टू बी वेलोसिटी रेशियो है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू दैट वेलोसिटी ऑफ लोड। इसको कैसे लिखा गया हमारे पास, रेशियो ऑफ वेलोसिटी को जो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू दैट वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। तो वेलोसिटीज रेशियो इसको नाम दिया गया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट चेक ओवर देयर, हम जब बात कहते हैं ना वेलोसिटी को फाइंड आउट करने की, तो वेलोसिटी कैसे निकलती है हमेशा ही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में जो टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो हमने क्या बात करनी है, जो हमारे पास इसको वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को मैंने वी ई लिखा और वेलोसिटी ऑफ लोड को मैंने वी एल लिख लिया, ठीक है। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, तो इसका मतलब हुआ एफर्ट ने जितना डिस्प्लेसमेंट किया और जितनी देर में किया वो टाइम टी था। और वैसे ही मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ लोड है, तो लोड ने जितनी देर में डिस्प्लेसमेंट की और जितनी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड लिखा गया। देखो ना, वी ई क्या बोला मैंने, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वी एल क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ लोड बोला है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, इफ यू विल चेक दैट दिस वेलोसिटी रेशियो, देन वेलोसिटी रेशियो क्या बना स्टूडेंट हमारे पास, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन में दैट वेलोसिटी ऑफ लोड, यही बोला था हमने, ठीक है। तो एफर्ट की वेलोसिटी हमने क्या फार्मूला निकाला, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में दैट टाइम टेकन इनटू हमारे पास लोड की वेलोसिटी क्या लिखी, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड दैट टाइम विल गो अप, ठीक है। तो इसलिए दोनों एक्शन सेम टाइम में हुए थे, तो इसलिए कैंसिल हुए, जिसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी रेशियो अब हमारे पास स्टूडेंट लिखा जा सकता है, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बना, ठीक है। तो अगेन टू चेक ओवर देयर, डीई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और हमारे पास जो डी एल है व्हाट इज दैट वन, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसके क्या यूनिट होंगे, तो बात आई द राइट विल नॉट हैव एनी यूनिट, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट थिंग इज देयर, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की मेरे पास वेलोसिटी, अभी यहाँ पर आप देखो डिस्प्लेसमेंट, ये जो अपर और लोअर टर्म है ये हमारे पास वही मतलब ये बराबर भी हो सकती हैं, लेस भी हो सकती हैं, ग्रेटर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मैंने कि इसका मतलब हुआ वेलोसिटी रेशियो की भी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। जैसे मेरे पास दोनों बराबर हो सकते हैं, डी और डी एल एक दूसरे के बराबर, जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की एक बराबर। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, दोनों बराबर, यानी कि 1, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर की है और जो लोड की डिस्प्लेसमेंट है वो भी 5 मीटर की, तो मैकेनिकल जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो क्या होगा, 1। तो अगर 1 होगा तो हमने मैकेनिकल एडवांटेज 1 था, तो क्या बोला था, मशीन इज यूज फॉर दैट ऑफ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मशीन जो है वो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट इसमें कि अगर हमारे पास क्या हो जाता है, डी ई इज ग्रेटर दैन डी एल, मतलब कि जो एफर्ट की डिस्प्लेसमेंट थी मान लो 10 मीटर है और लोड जो है वो 5 मीटर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी रेशियो तो 1 से बड़ा हुआ ना। अगर 1 से बड़ा था, मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 से बड़ा था तो वो क्या कर रहा था, फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा था, मल्टीप्लायर था, ठीक है। वो मशीन फोर्स मल्टीप्लाई करती थी। नाउ द थर्ड थिंग इज अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की डिस्प्लेसमेंट एफर्ट की लोड से कम हो जाती है, मतलब कि एफर्ट ने 5 मीटर डिस्प्लेस किया और लोड ने जो है वो 10 मीटर डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इस केस में लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस लिए यूज़ की जा रही है मशीन, स्पीड गेन के लिए यूज़ की जा रही है,
ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया दैट इट इज वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज की 3 वैल्यू हो सकती हैं, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। और इक्वल टू 1 का मतलब चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ग्रेटर देन 1 का मतलब फोर्स मल्टीप्लायर, और लेस देन 1 का मतलब स्पीड गेन से होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ओवर हियर स्टूडेंट, द टर्म विच इज वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, it is said to be work input and work output। वर्क इनपुट यानी कि डब्ल्यू इन से हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए दोबारा से स्टूडेंट हम इसी डायग्राम को समझें कि वर्क इनपुट क्या हो गया हमारे पास। जैसे ये मेरे पास लीवर था, ठीक है, ये लीवर था, ये यहाँ पर इसका फलक्रम लगा था। ठीक है। तो ये सिंपल मशीन थी, इसके ऊपर हमने यहाँ पर लोड रखा था और इस जगह पे हमने क्या किया, एफर्ट लगाया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया मेरे पास, ये जो एफर्ट है वो अपवर्ड डिस्प्लेस हो गया, इस तरह से ये अपवर्ड डिस्प्लेस हो गया। और ये हमारे पास नीचे की तरफ आई थी, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने डी बोला था। ये ऊपर की तरफ चला गया तो ये डिस्प्लेसमेंट डी बना था। ये हमारे पास लोड यहाँ पर बताया गया। ठीक है। नाउ स्टूडेंट ओवर हेयर हमारे पास यहाँ पर देखो वर्क इनपुट। वर्क इनपुट का मतलब हो गया दैट वर्क डन बाय एफर्ट ऑन मशीन। ठीक है। तो मशीन के ऊपर कितना काम किया गया, ये क्या बना हमारे पास, ये बना हमारे पास इनपुट वर्क। तो मशीन के ऊपर हमने कितना काम किया। ठीक है। तो वर्क डन बाय एफर्ट ऑन मशीन। तो इसलिए स्टूडेंट वर्क इनपुट तो हमारे पास WIN से लिखा गया था, इनपुट IN। ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला तो यही था। तो एफर्ट की बात की जा रही है, तो एफर्ट फोर्स कितनी थी, चलो मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, फोर्स इनटू दैट डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास फार्मूला बना। तो जो फोर्स है वो हमने कितनी लगाई, एफर्ट के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, वो किया हमारे पास DE। ठीक है। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ इनपुट। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज देयर दैट स्टूडेंट, अब आउटपुट क्या होगा तब, दैट वर्क आउटपुट। ठीक है। तो ये मेरे पास वर्क आउटपुट या आउटपुट वर्क जिसको आप जनरली बोल सकते हो। तो ये सेकंड टर्म है हमारे पास वर्कआउट। तो इसको मैंने WOUT से लिखा, तो वर्कआउट। तो सबस्क्रिप्ट में लिखना है आपने। ठीक है। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, ये यहाँ पर ये लोड के ऊपर मतलब कि मशीन ने काम किया। ठीक है। तो क्या हो गया, ये वर्क डन ऑन मशीन, ऑन लोड वाई मशीन। तो ये मशीन क्या कर रही है, उस लोड के ऊपर काम कर रही है। ठीक है। तो क्या बन गया, दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी, आउटपुट में कितनी फोर्स लग रही है, तो ये लोड के बराबर। तो लोड को डिस्प्लेस कर रही है मशीन, तो इसलिए फोर्स है वहाँ पे लोड, और डिस्प्लेस किया उसको DL से। तो इसलिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया स्टूडेंट यहाँ पर वर्क आउटपुट का। ठीक है। सो दस वी कम टू नो ओवर हेयर, दस इज वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। ठीक है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी की। ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी को स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, इट्टा से, ये थोड़ा सा N जैसा लिखना, आपने एक साइड को थोड़ा सा लॉन्गर करना है, बस इतना सा है, स्मॉल n को, और एक साइड को थोड़ा लॉन्गर करना है। तो एफिशिएंसी होती है। अब जैसे स्टूडेंट मैं थोड़ा सी बात करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। स्टूडेंट हम एक्चुअल में बात क्या करते हैं कि जैसे एक मोबाइल है हमारे पास। ठीक है। मोबाइल, तो ये मोबाइल जो है मेरे पास मतलब कि 3 आवर वर्क कर रहा है। ठीक है। जैसे मान लो सैमसंग का मोबाइल है मेरे पास, सैमसंग। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 3 आवर के लिए मतलब वर्क करता है। और जब ये 3 आवर के लिए वर्क कर रहा है तो इसने 10% बैटरी कंज्यूम कर ली। ठीक है। और अगर मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल क्या कर रहा है, 3 आवर सेम वर्क मैं उससे कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, 5% बैटरी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो कौन सा मोबाइल ज़्यादा एफिशिएंट हुआ। ठीक है। तो आपका फटाफट आंसर क्या बनने वाला है कि भाई जिसने कम एनर्जी कंज्यूम की। ठीक है। तो इसलिए एफिशिएंसी भी क्या होती है स्टूडेंट हमारे पास, कि जो मशीन कम वेस्टेज करती है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बोला गया। ठीक है। सो ओवर देयर द मशीन विच हैज़ लेस एनर्जी लॉसेस
और टाइम, या तो टाइम कम कंज्यूम करेगी, जैसे जेसीबी है ना, जेसीबी क्या कर देती है, बहुत जल्दी हर एक काम को कर देती है, लेकिन वही काम अगर ह्यूमन बीइंग ने करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए और टाइम और एफर्ट, ठीक है। तो एफर्ट भी हमारे पास अगर ये बहुत कम मतलब कि लूज़ करता है, ठीक है। तो द मशीन विच हैज़ लेस एनर्जी लॉसेस और टाइम और एफर्ट said to be more efficient, ठीक है, मोर एफिशिएंट। तो अब ये जो स्टूडेंट हमारे पास मतलब कि बात आई कि इसको इस तरह से समझा गया, लेकिन डिफाइन करना है ना, तो जब आपने फार्मूला लिखना है तो वो क्या हो जाएगा। अब देखो मतलब कि मशीन क्या कर रही है, आउटपुट वर्क कर रही है और उसके ऊपर इनपुट दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए आउटपुट जब भी आपने एफिशिएंसी निकालनी है तो इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू दैट इनपुट, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। नाउ स्टूडेंट अगर हम बात करें एफिशिएंसी जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू दैट इनपुट वर्क, ठीक है। नाउ दिस परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, कितनी परसेंट एफिशिएंट है, तो हम परसेंटेज की बात करते हैं। तो परसेंटेज में अगर आपने करना है तो एफिशिएंसी परसेंटेज दैट विल बी इक्वल टू वर्क आउट अपॉन में वर्क इन इनटू 100, इस तरह से ये परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। नाउ यू विल फाइंड ओवर हियर नोट व्हाट इज दैट वन। अगर इनपुट और आउटपुट वर्क जो है मशीन के वो एक बराबर हुए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। क्या होना जरूरी है, इनपुट और आउटपुट को बराबर होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट दिस नेवर हैपन्स, ऐसा कभी भी नहीं होता कि इनपुट और आउटपुट वर्क एक बराबर हो जाए, बिकॉज अप टू द टाइम वी डू नॉट हैव सच अ मशीन कि जिसमें एफिशिएंसी जो है हमारे पास 100% हो, ठीक है। सो देयरफॉर अगर ऐसा हो जाता है, बाई चांस ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी मशीन को बोला जाएगा आइडियल मशीन, ठीक है। ऐसी मशीन क्या होंगी, आइडियल। आइडियल मतलब कि जिसमें एफिशिएंसी 100% होगी। बट एक्चुअली क्या होता है, बट ओवर देयर जो हमारे पास वर्क आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, ठीक है। तो जो आउटपुट वर्क है वो इनपुट से कम होता है। सो देयरफॉर जो एफिशिएंसी है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 100%, ये हमेशा ही 100% से कम होती है, ठीक है। सो देयरफॉर सच अ मशीन जिसके लिए एफिशिएंसी जो है वो 100% है, ये एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिकल मशीन है, ये प्रैक्टिकल हमारे पास है, ठीक है। तो आइडियल क्या हुआ, ये थ्योरेटिकल है, मतलब कि थ्योरी में हमने कह दिया कि इनपुट और आउटपुट बराबर हो तो 100% हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो प्रैक्टिकली जो जितनी भी मशीन है उनके लिए एफिशिएंसी लेस देन 100% होती है, ठीक है। नाउ ओवर हियर यू विल फाइंड ओवर दिस न्यू फार्मूला। जैसे एफिशिएंसी हमने क्या बोला स्टूडेंट, दिस इज आउटपुट वर्क अपॉन में इनपुट, ठीक है। और आउटपुट वर्क को क्या क्या लिखा था हमने, आउटपुट था लोड इनटू दैट लोड आर्म, ठीक है। और इनपुट क्या था, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ये हमारे पास इनपुट वर्क था एफिशिएंसी के केस में, ठीक है। नाउ यू हैव नोटेड ओवर देयर जो लोड टू द एफर्ट था उस रेशियो को हमने क्या नाम दिया था, मैकेनिकल एडवांटेज। और जो हमारे पास लोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन में दैट ऑफ लोड इज इक्वल टू व्हाट वी सेड दैट इट वाज वेलोसिटी रेशियो, है ना। सो यू विल जस्ट नोट ओवर हियर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ इनको, ये लोड अपॉन में एफर्ट और ये DL/DE, ठीक है। सो इट इज व्हाट एफिशिएंसी। सो वी गेट दैट एफिशिएंसी लोड टू द एफर्ट व्हाट इज इट, मैकेनिकल एडवांटेज, एंड DL/DE, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास तो DE/DL होता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा दैट मीन्स 1 में VR, ठीक है। इसको आप VR नहीं लिख सकते अब, क्योंकि VR लिखना होता तो DE ऊपर होना चाहिए था, तो ये क्या है, रिवर्स है, तो इसलिए 1/VR लिखा मैंने, ठीक है। सो दिस इज ओवर हेयर दैट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो, और इधर स्टूडेंट दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नंबर n और बर VR, ठीक है। तो आप इस तरह से नंबर से आप मैकेनिकल एडवांटेज को याद रख सकते हो। सो व्हाट इज दिस वी हैव लर्न,
So you will find that it is what relationship between this mechanical advantage, velocity ratio, and that of efficiency. So this is that relationship. Okay, so thank you, keep on watching.